गाइस, सो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मिस्टर गुल FTTS पे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। तो आप लोग कैप्शन देखे, टाइटल देखे समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने इससे पहले आपको कहा था कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले अगर आप लोग देखे नहीं रहोगे जो पहले वीडियो है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो देख ले ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे मुझे मेल आया था, प्लस मैसेज और कमेंट्स भी आए थे कि सर आप फंडामेंटल स्टार्ट की हो, आप टेक्निकल भी स्टार्ट कर दो ताकि हमें टेक्निकल भी सीखने को मिले। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फंडामेंटल के साथ साथ हम लोग टेक्निकल भी सिखाएंगे और बहुत जल्दी आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आप लोग सारे वीडियो नहीं देखे रहोगे या आप लोग पहली बार आए होंगे, तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको सारा वीडियो देखें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ हमारे चैनल को, मीन्स आपके चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। तो गाइस, आज जो पहला टॉपिक में बात करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले हम जान चुके हैं कि क्यों समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के बिजनेस को। हमने डीमार्ट के एग्जांपल से समझा भी था। इसलिए आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझना तो सीख गए होंगे, फिर भी हम कुछ कंपनियों के बिजनेस के बारे में आगे जानते रहेंगे। लेकिन आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या होते हैं और इन्हें पढ़ना और समझना एक इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना। क्या आपने कभी किसी रिलेटिव के साथ किसी बिजनेस में 50-50 के पार्टनरशिप की है? अगर की होगी तो क्या आप उस बिजनेस में क्या चल रहा है वो देखते थे? जैसे कि कितना सामान बिक रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना मुनाफा आ रहा है, जरूर देखते होंगे ना, बल्कि इससे ज़्यादा देखते होंगे। तो किसी भी कंपनी में शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करना एक पार्टनरशिप ही होती है। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप कितनी है वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड होता है। ज़्यादातर हम जैसे नॉर्मल लोग कुछ ही कम अमाउंट में ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमारी उस कंपनी में पार्टनरशिप बहुत कम परसेंट की होती है और ये कंपनी बहुत सालों से बिजनेस कर रही होती है, जिससे हम उसके सालों के बिजनेस के सिचुएशन के बारे में जानकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी बिजनेस कितना अच्छा और ये कंपनी बिजनेस को कितना अच्छे से चला रही है। तो ये सब हमें इन कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो पता चलता है। इसलिए हम उन कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है या करने की हम लोग सोच रहे हैं, ताकि हमें उस कंपनी के सिचुएशन के बारे में पता चल सके। हो सकता है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी काफ़ी कर्ज में डूबी हुई हो और ऐसे में हमारे पैसों का नुकसान होने का खतरा रहता है। अगर आपने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा तो आप जानते होंगे कि वो कंपनी कर्ज में है और उसमें इन्वेस्टमेंट ना कर आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों पढ़ना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी क्या होता है? तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, या खुद कंपनी द्वारा ये बनाए जाते हैं और फिर इन्हें ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है, ताकि ये श्योर किया जा सके कि कंपनी ने बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि इस पर भरोसा करके ही इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम लोग इसको अलग रखे हैं, अलग अलग टाइप से रखे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये 3 पॉइंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें देखना रहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अपने नाम की तरह किसी भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी की इनकम कितनी है, उसके खर्च कितने हैं, कंपनी का प्रॉफिट यानी लाभ कितना है, कंपनी टैक्स कितना चुकाती है, पर शेयर पर कंपनी कितना पैसा कमाती है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मेंशन किया जाता है, जिससे बनता है इनकम स्टेटमेंट। यानी इनकम स्टेटमेंट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से कंपनी के इनकम, खर्च और मुनाफे का पता लगता है, लेकिन कंपनी के पास पैसा कितना आया और गया ये पता नहीं चलता। जैसे हो सकता है कि कंपनी ने इस बार 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया हो, लेकिन उसके पास सिर्फ 50 करोड़ का ही पेमेंट आया हो और बाकी पेमेंट आना बाकी है।
इसके अलावा हो सकता है कि कंपनी ने सप्लायर को पेमेंट ना किया हो। ऐसे में कंपनी द्वारा किए जाने वाले पैसों का लेन देन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिससे सही में पता चलता है कि कंपनी के पास इस साल कितना पैसा आया, कितना पैसा कंपनी ने चुका दिया और कितना पैसा आना बाकी है। किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात करते हैं पहले हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस हिस्से में कंपनी अपने बिजनेस द्वारा आने वाले और जाने वाले कैश को मेंशन करते हैं। जैसे मान लो एक जूता बनाने वाली कंपनी है, जूता बनाने वाली कंपनी ABC के पास जूता बेच के जो भी पैसा आता है और कंपनी ने रॉ मटेरियल के जितना पैसा दिया है, इन सभी को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस जगह पर कंपनी द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट या बेचे जाने वाले किसी इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ या गया हुआ पैसों के बारे में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABC कंपनी ने कई अपनी पुरानी मशीन बेची और नई मशीन खरीदी, तो इन दोनों प्रोसेस में हुए पैसों के लेन देन को यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस हिस्से में कंपनी द्वारा की जाने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटी में हुए ट्रांजेक्शन को मेंशन किया जाएगा। जैसे अगर किसी कंपनी ने अपने लंबे टाइम के कर्ज को चुका दिया है और इसके लिए उसने नए शेयर जारी कर पैसा रेज किया है, तो ये इसे सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इन तीनों एक्टिविटीज़ में अगर पैसा कंपनी के पास आया है तो उस पैसों को आपस में जोड़ा जाएगा और उनमें से जो पैसा कंपनी में से बाहर गया उसको घटाया जाएगा, यानी माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी की एसेट और लायबिलिटी को मेंशन किया जाएगा। जैसे कंपनी के प्लान या मशीन को प्रॉपर्टी में और कंपनी के ऊपर कर्ज और उसकी इक्विटी यानी शेयर बेचकर जुटाया गया पैसा ऑब्लिगेशन में लिखा जाएगा। इन्हें आप सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरह भी दिखा सकते हैं। मतलब कि पैसा कहाँ से आया और उन पैसों का यूज़ कहाँ हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बैलेंस शीट में कुल प्रॉपर्टी और कुल ऑब्लिगेशन की कीमत समान ही होनी चाहिए, जो कि होगी, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से बैलेंस शीट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की है, जिससे कोई भी नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंसान भी इसको इजीली समझ सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो आप लोग देखते होंगे गाइस, आप लोग सुने रहोगे काफ़ी टाइम, बॉटम लाइन और टॉप लाइन। ठीक है, बॉटम लाइन और टॉप लाइन ये दोनों होता क्या है। तो बात करते हैं बॉटम लाइन टॉप लाइन के बारे में। किसी भी कंपनी के लिए उसकी टॉप लाइन का मतलब है उस कंपनी की टोटल रेवेन्यू, जिसे टोटल इनकम भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टोटल रेवेन्यू की एंट्री सबसे पहले होने की वजह से ऐसा नाम दिया गया है। इसमें कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम या रेवेन्यू के साथ अदर इनकम भी शामिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीमार्ट का हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। डीमार्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल 2023 में टोटल रेवेन्यू 30,493.37 करोड़ है और 41,99,630 करोड़ है, जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बात करें हम लोग बॉटम लाइन का। किसी भी कंपनी के लिए उसकी बॉटम लाइन का मतलब है उसकी टोटल कंप्रेसिव इनकम यानी शुद्ध प्रॉफिट, जो कंपनी के सभी खर्च घटाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचने वाला प्रॉफिट होता है। इसी को कंपनी का नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने से हमें EPS यानी अर्निंग पर शेयर मिलता है। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको समझने में ईजी हो जाए। जो भी कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब इसी से जुड़ी दो और चीज़ों को समझे जिसका यूज़ करके सारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ, किसी भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ को उसकी टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट साल दर साल की ग्रोथ को देखते हैं, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ की तुलना पिछले फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ से करते हैं। इससे इन्हें पता चलता है कि उस कंपनी में टोटल रेवेन्यू पिछले साल की ग्रोथ के मुकाबले इस साल कितनी ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बॉटम लाइन ग्रोथ। किसी भी कंपनी की कंप्रेसिव इनकम में शुद्ध मुनाफे में ग्रोथ को उसकी बॉटम लाइन ग्रोथ कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पिछले साल के मुनाफे की बढ़त के मुकाबले इस साल कितनी बढ़त हुई है। इस तरह से एनालिस्ट दोनों
ग्रोथ का यूज़ करके कंपनियों के पिछले साल की बढ़त की तुलना में इस साल की बढ़त से करते हैं और एक एनालिसिस करके एक अच्छा खासा रिजल्ट निकालते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो अगर आपको समझ में आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।